बच्चों, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने इस पर 2 वीडियो बना दिया है और आज पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 थोड़ा-थोड़ा करके बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको गेम जीतना है और गेम जीतना है तो आराम से ये करना है। जो आराम से चलते हैं वो थकते नहीं हैं और मंजिल को ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं और आप लोग उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स के ही द्वारा मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैंने कहाँ गलत पढ़ा दिया और कहाँ कैसा पढ़ा, सही पढ़ाया। तो ये चाहे हमने पहले कहा आईएएस लेवल का हो या एक क्लर्क लेवल का हो, यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आप आईएएस भी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएसएस भी बनेंगे, हर कंपटीशन को आप पास कर लेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये गारंटी मेरी है। तो चलिए, समय को बर्बाद न किया जाए, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आता है प्रश्न नंबर 1। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब दिया था? तो पहले बात तो समझ लीजिए, अधिकार दिया क्यों। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें 3 लोगों की सेना हेक्टर मुनरो से लड़ी थी, अंग्रेजों की सेना से, ब्रिटिश इंडिया सेना से, जिसमें इनके पास 40,000 सैनिक थे, 140 तोप थी। अंग्रेजों के पास 7,072 सैनिक थे और मात्र 30 तोप थी। लेकिन एक शिक्षित, अनुशासित, अब जो सेना थी वो अंग्रेजों की थी, जिसमें हमारे भारतीय भी थे, और हमारी जो सेना थी ये इकट्ठा करते थे, चलो भाई चलो, युद्ध है, लड़ना है। और क्यों लोग चले जाते थे कि जो युद्ध जीतते थे, लूट मार करते थे, वो धन उनके पास आ जाता था, इसलिए मतलब ये राजाओं के साथ चले जाते थे। कोई घास काट रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, युद्ध है, लूटना है, वो चल देते थे। इसलिए 4 गोला पड़ता था, भाग लेते थे, इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ ठीक से दी नहीं जाती। पर अंग्रेजों की सेना जो एक छावनी में रहती थी, उनका युद्ध अभ्यास होता था, उनके पास अच्छे अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब कुछ था। हमारे यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो गद्दार जयचंद और मिर्जाफर जैसे इतने थे कि जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते थे, विदेशियों को बुला करके खाना खिलाते थे। चलिए, अब इसके बाद नहीं करो। तो कहते हैं कि तो संधि हुई थी, एक संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। ये अवध का नवाब, सॉरी, ये दिल्ली का जो नवाब शाह आलम द्वितीय थे और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, ये 12 अगस्त 1765 को। तो उसी में ये हुआ था, इन्होंने 12 अगस्त को जो संधि हुई थी 1765 में, इन्होंने जो है ये अधिकार दिया था। ये जो अभी निशान लगे हैं ना, अभी एक मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन गलती से जो मेरा स्पीकर है ना, ये नहीं लगाया था मैंने, तो 10-12 मिनट का वीडियो बेकार हो गया। तो ये जो है 12 अगस्त 65 को मतलब इन्होंने अधिकार दिया था। यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि 18 अगस्त, उसके बाद 29 अगस्त, फिर 21 अगस्त। तो ये कुछ नहीं है, ये जो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त को, उसी समय इन्होंने अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। इलाहाबाद संधि के बाद, जब इलाहाबाद की संधि हो गई, तो उसके बाद क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? दिल्ली सल्तनत, चाहे हमारा आज का हिंदुस्तान हो। देखिए, एक केंद्र में होता है सरकार और एक राज्य में होती है। केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। उसी तरह से सूबे होते बटे रहते थे। आज जो है स्टेट है, राज्य है, उसमें सूबे होते थे। और सूबे का जो एक होता था सूबेदार, या उसको बोलिए गवर्नर। सूबेदार और गवर्नर एक ही है, जो प्रशासनिक कार्यों को देखते थे, सेना से संबंधित। और एक होता था दीवान। दीवान साहब आजकल देखते थाने में भी होते, दीवान साहब होते हैं, तो उनके बारे में। तो दीवान जो होते थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे। ये भी जो है मुगल बादशाह या केंद्र में जिसकी सत्ता होती थी,
वह 2 लोगों को नियुक्त करता था, एक सूबेदार या गवर्नर और दूसरा दीवान। तो अब प्रश्न आता है कि इलाहाबादी संधि के बाद जब शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी जो है अंग्रेजों को दे दी, तो टैक्स कलेक्शन करने के लिए वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, उसके कारण बताऊंगा बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि उप दीवान नियुक्त किया, 2 बनाए, एक राजा सिताब राय को और एक जो है मोहम्मद रजा खां को। तो मोहम्मद रजा खां को जो है, जो हमने अभी पहले कर दिया था, ये जो है मुर्शिदाबाद के उप दीवान नियुक्त किए गए थे। उसके बाद सिताब राय देखिए आगे आता है, तो ये बिहार के थे। राजा दुर्लभ राय कोई मतलब नहीं, गद्दारी किए थे पानीपत, क्या बोलता है, प्लासी युद्ध में। और सैयद गुलाम हुसैन भी कोई मतलब नहीं है। तो आप आराम से 2 उप दीवान नियुक्त हुए थे, एक राजा मोहम्मद खां और एक राजा सिताब राय। तो सिताब राय बिहार के थे और राजा मोहम्मद खां जो है मुर्शिदाबाद बंगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जब संधि हो गई, दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस जनजाति के संपर्क में आए? अब बंगाल में इनका एक क्षेत्र राज्य हो गया। तो जब बंगाल में क्षेत्र राज्य हो गया, तो अब वो एक जनजाति थी उधर, उसमें बर्मा भी ये सब थे, आसाम वगैरह भी सब थे। तो जो जंगलों में रहते थे, यह 4 जनजातियां थी, गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो जो इसका उत्तर हुआ खासी, या मैं इसको घेर दूं तो अच्छा रहेगा, चलो, एक खासी थी। खासी जनजाति जो पहाड़ियां थी, वहां पर चूना पत्थर होते थे। ये लोग क्या करते थे कि बंगाल के बॉर्डर पर आ जाते थे मधु के लिए, चावल के लिए, और वहां से लाते थे सूखी मछलियां वगैरह लाते थे और कई सामान के लिए आते थे। जब अंग्रेज का पूरा राज्य हो गया, तो खासी जनजाति से इन्होंने संपर्क किया और वहां की पहाड़ियों से चूना पत्थर लाना शुरू किया। तो ये है खासी से हुआ, कुकी से भी नहीं हुआ और टिपरा से भी नहीं हुआ। नंबर 4 आता है, अवध सल्तनत हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अवध सल्तनत आज जो है, उस समय इसकी राजधानी फैजाबाद थी। अभी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन फैजाबाद आप लोग समझ ही रहे हैं, जहाँ राम मंदिर अभी है। तो फैजाबाद में कभी आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी मस्जिद है, आज भी है। मैं तो पूरा देखा नहीं हूँ, लेकिन किताबों में पढ़ा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और बहुत सुंदर सुंदर मस्जिदें हैं, क्योंकि वास्तुकला के हिसाब से ये जो मुगल थे वो बहुत ही आगे थे। फारस से, ईरान से, इराक से कारगर और हिंदू भी लेबर होते थे, उनसे मिलाकर ताजमहल इन्होंने बनवाया, लाल किला इन्होंने बनवाया, उसके बाद जौनपुर में भी मस्जिद बनवाया। तो मतलब ये वास्तुकला में बहुत ही निपुण थे। और अंग्रेज और इनमें यही अंतर था कि अंग्रेज यहाँ से लूट करके इंग्लैंड जाते थे, और जो मुगल और इस्लामिक जो थे, तुर्क जो थे, वो यहीं पर बस गए और यहाँ का पैसा यहीं पर, चाहे वास्तुकला में खर्च करें, चाहे ऐशो आराम में करें, पर यहीं पर खर्च करते थे। तो चलिए, तो अवध सल्तनत, जो अवध फैजाबाद जो था, हिंदू नायब वजीर के संबंध में, हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अब कथन है, राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये सही है। या दूसरा है, मतलब एक दे रहा है दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामंत या कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया हुआ है, पहला तो राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये सही है कि गलत है? और दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में, जो फैजाबाद के अवध के नवाब थे राज्य में, सामंत या कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। मतलब इनके समय में हमारे हिंदुओं को भी उच्च स्थान प्राप्त था कि नहीं था,
यही प्रकूट कहता है कि ए है केवल एक, बी केवल दो, सी देता है एक और दो दोनों, और डी न तो एक न तो दो। अब इसके आगे मैंने एक चीज और आपको बता दिया है कि ये सब जो क्वेश्चंस है, ये देखिए ये सब परीक्षाओं में आए हैं। उन्हें बताया बीपीएससी 2008, उसके बाद बीपीएससी 2001, उसके बाद तीसरे का आईएएस 2021, और उसके बाद जो नीचे है यूपीआरओ या एआरओ मीन्स 2016। तो प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, कहीं से अलग से प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे। तो अब आता है कि राजा टिकट राय जो थे वो सही में नवाब आसुफ दौला के अर्थ मंत्री थे। तो एक तो ये सही हो जाता है, और दूसरा क्या है कि अवध के नवाबों के राज्य में, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त थे, और इसके बारे में जो है ये डिटेल में है। तो कहते कि राजा ये आपके टिकट राय जो थे वो आसफदौल्ला के दरबार में तो मतलब क्या बोलते हैं अर्थमंत्री तो थे ही। अब दूसरा क्या कि नवाबों के अवध के नवाबों में हिंदू अधिकारी भी थे, उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अशफाकउद्दौला ने दीवान टिकट राय को तो और राजा झाऊमल को जो है अपने यहाँ अर्थमंत्री बनाया हुआ था, और नवल राय आदि हिंदू जातियों को भी इन्होंने अपना सेनापति बनाए हुए थे। तो अवध के राज्य में हिंदुओं को भी उच्च पद मिलता था। तो ये नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि सी जो है एक और दोनों, यह दोनों सही है। तो सी का जो है एक और दो मतलब एक सेना नायक भी बना करके रखते थे और अर्थ मंत्री भी रखते थे। तो अर्थ मंत्री मैंने आपको बता दिया, वित्त मंत्री जो होते हैं, दीवान जिनको कहते हैं, अब सेना नायक युद्ध मंत्री बनाते थे। तब जब सेना लड़ेगी और हिंदू होंगे तो उनको पूर्ण विश्वास था, इज्जत देते थे, और टैक्स कलेक्शन के लिए जो है वो भी है, और मंत्री जो है बनाए, इसका मतलब हिंदुओं को भी उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, अब थोड़ा सा अपने तरफ मोड़ता हूं इस कैमरे को, क्योंकि अब आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा, मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, तो अब मेरा जो है चेहरा आ रहा है। तो इसमें क्या था कि जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और 3 लोगों की सेनाएं, शाह आलम द्वितीय की, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये 3 की सेना थी। और ये शाह आलम ने एक पारसी जो है नस्फत खां को, जो मैंने बताया था, उसको भी शामिल किया था कि यूरोपीय तरीके से अपनी सेना का संगठन किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया और हार गए। तो जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1700 क्या बोलते हैं 65 में, तो उसमें क्या संधि हुई क्लाइव और शाह आलम द्वितीय में। तो शाह आलम द्वितीय जो संधि हुई थी, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्होंने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय फैजाबाद में रहता था, अवध में रहता था। तो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, असली हिंदुस्तान का शासक तो ही था। तो शुजा-उद-दौला से, क्योंकि भी हारा था, शुजा-उद-दौला से क्या किया कि इन्होंने यह 2 जिले लेकर के और शाह आलम द्वितीय को दे दिया कि आप यहां पर रहिए, उसके पास मत रहिए। और अपनी सुरक्षा में अंग्रेजों ने इनको ले लिया। उसके बाद एक तीसरी बात आती है कि 26 लाख वार्षिक इनको पेंशन अंग्रेजों ने निर्धारित कर दिया। और यह धन जो है मुर्शिदाबाद का नवाब जो है वह देगा, और जो हमारे मोहम्मद रजा खां हैं वह मुर्शिदाबाद के उप दीवान थे, तो वो इकट्ठा करेंगे, राजा को देंगे
राजा को क्या देंगे, वो अंग्रेजों के देंगे। अब तो राजा खत्म हो गए, द्वैध शासन प्रणाली हो गई कि दो शासन, एक राज्य पर एक आदमी के ऊपर दो लोग शासन करेंगे, एक पत्नी के दो पति होंगे, तो पत्नी का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो प्रजा के ऊपर दो मालिक है। प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा मार जो भी हो रहा है वह नवाब देखेगा, और जो टैक्स लिया जाएगा उसका पैसा अंग्रेज रखेंगे। वही उप दीवान किए थे कि आप टैक्स इकट्ठा कीजिए और उस टैक्स में से हिस्सा लगेगा कि किसको कितना देना है। तो वही 26 लाख रुपया वार्षिक शाह आलम द्वितीय के लिए निर्धारित हो गया। आप समझ गए ना इस बात को? तो कहने मतलब ये हो गया। अच्छा, शुजाउद्दौला किससे साथ संधि होती है? तो शुजाउद्दौला से होती है 16 अगस्त 1765 में। उससे कहा जाता है कि आप जो है कड़ा और इलाहाबाद का जो इलाका है वह शाह आलम द्वितीय को दे दीजिए, पहला बात। दूसरा, एक अंग्रेज फौज अपने यहाँ आपको रखना है और अपने खर्चे पर अंग्रेजों की जो है सहायक संधि जिसको बोलते हैं, तो अंग्रेज फौज रहेगी आपके यहाँ और उसका खर्चा आपको देना है। और बनारस के राजा बलवंत सिंह जो अंग्रेजों के विरुद्ध में बहुत भयंकर युद्ध किए थे, उनको जो है शुजाउद्दौला के अधीन कर दिया गया और वह टैक्स जो है इकट्ठा करके मतलब इसको शुजाउद्दौला को देंगे। तो इन्होंने भयंकर युद्ध किया था। तो दोस्तों, ये जो समझौता था वो ब्रिटिश शासन की जड़ को बिल्कुल मजबूत कर दिया, क्योंकि अब पूरा जो बंगाल था वो जो है पूरा जो है पूरे हिंदुस्तान में धनी राज्य था और उसकी अर्थव्यवस्था के मालिक हमारे अंग्रेज बन गए। तो टाइम हो रहा है 10:15। तो अब हम आप लोग इसको देखिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरा एक चैनल है जो मैंने महाभारत पर बनाया है। भारत के जितने परमवीर चक्र पाए हैं उनमें 90% मैंने बनाया है। महाराणा प्रताप शिवाजी पर बनाया है। वो मेरा चैनल है। ये सीधे देखिए, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 223 नहीं 230, अभी 32 हो गए हैं, लेकिन 230 आप करेंगे यूट्यूब पर, जैसे करेंगे मेरे वीडियो आ जाएंगे। यही टोपी लगा रहेगा, शर्ट वगैरह बदलते रहते हैं, तो उसको पढ़ करके, क्योंकि अफजल खां को कैसे शिवाजी ने मारा, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटा के युद्ध में क्या किया, और वांडीवास का तो वांडीवास नहीं, सॉरी, एक और है, हाँ, छापली का युद्ध जो इतिहास के किताबों से हटा दिया गया है, उसको मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब वर्णन किया है और कैसे कैसे महाराणा प्रताप ने वह किया है। और उसी में है कि अमर सिंह उनके जो लड़के थे, एक मुसलमान सेनापति को भाला ऐसे मारते हैं कि भाला इधर से धंसता है, घोड़े को धंसते हुए जमीन में धंस जाता है और वहीं पर स्टैचू बनकर के रह जाता है। और दूसरा, छापली के युद्ध में महाराणा प्रताप वहां के जो सेनापति थे ऐसे जंप कर करके और तलवार से मारते हैं कि लोहे की जो टोपी पहनी है उसको फाड़ते हुए, शरीर को दो हिस्से में फाड़ते हुए और घोड़े को दो हिस्से फाड़ते हुए तलवार फाड़ देते हैं। तो ये छापली का युद्ध भी पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने बनाया है, आप देखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अब हम बस एक ही बार बार कहेंगे कि पढ़ाई में कोई जल्दीबाजी नहीं, तसल्ली से पढ़िए। तो सहायक संधि मैंने बता दिया, ये बता दिया। 2 पार्ट और बनाऊंगा, एक जगह मैं पूरा लिख दूंगा कि कौन औरंगजेब के बाद कौन कौन शासक बने, क्योंकि आपके किसी भी प्रश्न में, क्योंकि पूरा युद्ध चल रहा है और दिल्ली में चाहे शक्ति हो या न हो मुगल साम्राज्य के पास, मुगल सम्राट के पास, लेकिन उसका जो दबदबा बना रहता था, तो किस समय दिल्ली का कौन मुगल बादशाह था, तो उसका मैं पूरा डिटेल आपको बोर्ड पर लिख दूंगा और उसको देख लीजिएगा। और एक चीज और है, पूरे इतिहास की तैयारी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि ब्रिटिश गवर्नर और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कब कौन आया और कब कौन बना, और उनके बाद उनके कार्य तो बाद में देखे जाएंगे। लेकिन इधर मुगल साम्राज्य के कौन कौन से बादशाह रहे और उधर ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन थे, और फिर एक वायसराय आता है, उसके बारे में हम आपको लिख देंगे। आप उसको रट लेना, क्योंकि ये आपके इतिहास में मतलब जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको बहुत मदद देंगे। अच्छा, इसीलिए दोस्तों गुड नाइट बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं, तसल्ली से तैयारी कीजिए। और हम जो है देखिए समय 10:15 बज रहा है, मैं आप लोग के कमेंट से लाइक से बहुत ही प्रसन्न हुआ। आप लोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये तिरंगा जो पीछे हमारे लगा हुआ है, इसके सम्मान करना है। इसी पर मैंने वीडियो में बनाता जा रहा हूँ और आगे भी बनाऊंगा। अभी परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ओके, गुड नाइट।